नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSE चैनल। चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी तक हमने देखा कि रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं के सर पे एक फिर जिम्मेदारी आती है कि अब अगला कठपुतली शासक किसे बनाया जाए। किंग मेकर के नाम से मशहूर यानी राजा बनाने वाले के नाम से मशहूर सैयद बंधु की नज़र जहांशाह के लड़के रोशन अख्तर पे पड़ती है। 1719 में मात्र 18 वर्ष की आयु में रोशन अख्तर को मुगल सल्तनत का बादशाह बनाकर सैयद बंधु मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बिठाते हैं। यद्यपि मोहम्मद शाह रंगीला है, उसे बंधन पसंद नहीं है। ऐसे में उसको साथ मिलता है चिनकिलिच खां यानी निजामुल मुल्क का। वो उसकी सहायता से सैयद बंधुओं के जुए को अपने कंधे से उतार फेंकना चाहता है। ऐसे में निजामुल मुल्क हैदर खान नाम के एक सिपह सलार को इस काम के लिए लगाता है और सैयद बंधुओं में से एक को, जिसका नाम सैयद हुसैन अली है, 1720 में हत्या करवा देता है। सैयद बंधुओं में से एक की हत्या होने के बाद दूसरा भाई अब्दुल्ला बहुत ही बेचैन हो उठता है बदला लेने के लिए। लेकिन कहानी बदल चुकी है, अब दृश्य भी बदल चुका है। 1722 में सैयद अब्दुल्ला को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब क्या है कि अब जो ये रंगीला है मोहम्मद शाह, अब इसके पास स्वतंत्र आकाश मिला है उड़ने के लिए। संगीत प्रेमी, महिलाओं के वस्त्र पहनने का प्रेमी, तबला वादक, शायर और हर वो चीज़ जो संगीत से जुड़ी हुई हो, जो भोग विलास से जुड़ी हुई हो, मोहम्मद शाह को वो पसंद है। ऐसे में 1720 में एक काम ये करता है कि इसने जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। प्रश्न अगर पूछे कि जजिया कर को किसने पूरी तरह से समाप्त किया, तो उत्तर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। सैयद बंधुओं का सफाया किसके का शासनकाल में हुआ, उत्तर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। लेकिन जब रंगीला अपनी रंगीलियों में व्यस्त है तो उसका शासन क्षेत्र कहां तक सुरक्षित रहेगा। लोग अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। यद्यपि मुगल सल्तनत अभी इतना कमजोर नहीं हुआ था कि विद्रोह करके स्वतंत्र हों, लेकिन अंदर ही अंदर अब खिचड़ी पकने लगी थी। और हम देखेंगे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा मुर्शिद कुली खां स्वतंत्रता घोषित करता है, लेकिन चुपके से अवध में शहादत खां करता है, दक्कन में निजामुल मुल्क करता है, भरतपुर में बदन सिंह, गंगा जमुना दोआब में कटिहार के रुहेल करते हैं। ये मोहम्मद शाह रंगीला इतना व्यस्त है अपनी रंगीलियों में कि ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो फर्क तब भी नहीं पड़ता जब 500 घुड़सवारों के साथ मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम 1737 में दिल्ली पर आक्रमण करता है और जीत कर लूट कर वापस चला जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 1737 मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। कहानी तो तब और बिगड़ जाएगी। दया तो आपको और हमको तब आएगी जब 1739 में नादिर शाह आएगा। 24 फरवरी 1739 ईरान से चलता है नादिर शाह, और मोहम्मद शाह को जब इस बात का पता चलता है कि नादिर शाह आ रहा है, तो वो कहता है कि आने दो, हमें किस बात की फिक्र है, हम मुगल सल्तनत के बादशाह हैं। लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसे जल्द ही गुलाम बनना है। 24 फरवरी का वह दिन 1739 करनाल नामक स्थान पर नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य युद्ध होता है। युद्ध कहिए या फिर मजाक कहिए, क्योंकि लाखों की सेना मोहम्मद शाह के पास, जिसमें नर्तकी, नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले, शायर, कवि, चित्रकला के कलाकार, खजांची, ये खानसामा, ऐसे लोग होते हैं। सैनिकों की संख्या मामूली होती है। नादिर शाह आता है और कुचल के रख देता है सब। मोहम्मद शाह को बंदी बना के दिल्ली में प्रवेश करता है, और जिस दिन प्रवेश करता है वो दिन रहता है ईद उल जुहा का। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है, नादिर शाह के नाम से सिक्के ढाले जाते हैं, और नादिर शाह अब मुगल सल्तनत की जगह अपनी सिक्के को ढालता है और अपना शासन चलाने लगता है। यानी कुछ ही दिनों के लिए सही, लेकिन अब मुगल शासन समाप्त हो चुका है।
कुछ दिनों के लिए, क्योंकि नादिर शाह भी जाते वक्त फिर से इसको पगड़ी वापस करेगा, उसकी भी अपनी कहानी है। उसी बीच होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद अफवाह फैलती है कि एक नर्तकी है जिसका नाम नूरबाई है, उसने नादिर शाह को चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इस खबर को सुनने के बाद दिल्ली के लोग जो ईरानी सैनिक हैं उनकी हत्या करने लगते हैं। जब नादिर शाह को इस बात का पता चलता है और यह अफवाह झूठ निकलती है तो नादिर शाह तलवार लेकर के जामा मस्जिद की तरफ बढ़ता है और अपनी तलवार को निकालता है और दूसरी तरफ यह आदेश देता है कि दिल्ली में कोई जिंदा न बचने पाए। ईरानी सैनिक भूखे शेर की तरह दिल्ली पे टूट पड़ते हैं और उस समय के इतिहासकार लिखते हैं कि दिल्ली की सड़कें लाल हो गई हैं, नालियों में खून उफान कर बह रहा है, यानी नालियां भर गई है, खून ऊपर से बहने लगा है। मोहम्मद शाह बेचैन हो उठता है और अपने प्रधानमंत्री को भेजता है। प्रधानमंत्री नादिर शाह के पैरों में गिड़गिड़ाता है और कहता है कि अब क्या बचा हुआ है, जो मुर्दा हैं उन्हें जिंदा करके फिर से मारो, यही बचा है नादिर शाह, हमें माफ कर दो। नादिर शाह दया करता है और कहता है अपने सैनिकों से रुक जाओ, लेकिन फिर दौर शुरू होता है लूटपाट का। पूरी दिल्ली, पूरे लाल किले के खजाने को खाली कर दिया जाता है। सोने और चांदी के जो गहने हैं, जो बर्तन हैं, उन्हें पिघलाकर ईंटों का शक्ल दिया जाता है ताकि उन्हें हाथी, घोड़ों और ऊंट पर लादकर ईरान ले जाया जा सके। तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा, सब कुछ नादिर शाह अपने साथ लेके चला जाएगा। कोहिनूर हीरा के बारे में इतिहासकार और कहानीकार उस समय के लिखते हैं कि ये नूरबाई, इसी ने नादिर शाह को कहा था कि सब कुछ ले जा करके क्या करोगे जब कोहिनूर ही नहीं ले पाओगे। वो बताती है कि मोहम्मद शाह अपने पगड़ी में कोहिनूर हीरा को छुपाए रखा है। नादिर शाह बहुत शातिर है, वो जाता है और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, सत्ता तुमको सौंप के जा रहा हूँ, अब मेरी पगड़ी तुम रखो और अपनी पगड़ी मुझे दो। मोहम्मद शाह रंगीला बेबस है, वो अपनी पगड़ी दे देता है, लेकिन जानता है किसी ने भीतर घात कर दिया है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। नादिर शाह कोहिनूर हीरा और उस समय की अगर पैसे की बात करें तो उस समय के 70 करोड़ रुपए की बराबर की संपत्ति लेकर के भारत से वो ईरान चला जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला इसके लिए जिम्मेदार होगा, उसे मानना होगा, इतिहास उसे इसके लिए हमेशा जिम्मेदार मानेगा। क्यों? क्योंकि जब वो जानता है कि मुगल सल्तनत तलवार के बल पर चलता है, उसके परदादा औरंगजेब ने ऐसा शासन बनाया था, सैनिकों को इस तरह से दक्ष किया था, तो क्या जरूरत थी मोहम्मद शाह को रंगीली की बातें करनी थी और रंगीला अपने नाम के साथ जोड़ने की? क्या जरूरत थी उसे महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार में नाचने की? उसके लिए तो बहुत कहानियां बनी हुई हैं। खैर, नादिर शाह 1739 में इसका आक्रमण करनाल का युद्ध होता है नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच, और मोहम्मद शाह रंगीला की कहानी आप सुन ही चुके। फिर वो जाता है यहाँ से और मुगल सल्तनत को वापस कर देता है उसकी गद्दी, लेकिन उसका दर्द आज तक दिल्ली महसूस करती होगी। अब हम इसके मोहम्मद शाह के बेटे अहमद शाह की बात करेंगे और आगे देखेंगे कि कैसे अहमद शाह अब मोहम्मद शाह रंगीला के बाद शासन करता है। उसमें आक्रमण तो उसके समय में भी होगा, लेकिन उसके आक्रमण को हम देखेंगे कि कैसे वो बहादुर है और अपने पिता की तरह युद्ध से भागने वाला नहीं है। 48 वर्ष की उम्र में ये मोहम्मद शाह रंगीला शराब और सुरा और अफीम का इतना शौकीन हो जाता है कि अंदर से खोखला हो गया होता है। मोहम्मद शाह रंगीला मात्र 48 वर्ष की आयु में अपने प्राण त्याग देता है। इसे हार्ट अटैक की दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है इसको, और इसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब अगला जो मुगल शासक होगा वो अहमद शाह होगा। अब हम थोड़ा सा विराम लेते हैं, इसके जो फैक्ट हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, आप लिख लीजिए। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक गद्दी पर बैठता है। औरंगजेब और बाबर के बाद अगर सबसे ज्यादा दिनों तक किसी ने शासन किया तो वो मोहम्मद शाह रंगीला है। उसके बाद इसके बचपन का नाम रोशन अख्तर रहता है। 1720 में जजिया का अंतिम रूप से समापन करता है मोहम्मद शाह रंगीला। हैदर खान
ने सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला अली को, यानी सैयद बंधुओं का समापन किसके शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्वतंत्र शासन मुर्शीद कुली खान ने किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया? मोहम्मद शाह रंगीला के। अवध शहादत खान, मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ चुका है और पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि कब सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करना प्रारंभ कर दिया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला रंगीलियों में व्यस्त था और लोग अपने आप की स्वतंत्र सत्ता घोषित करने लगे थे। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1737 में किया था। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में किया था। करनाल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। ठीक है। और रंगीला, देखिए निधामल और चित्रमल ये दो जो है चित्रकार हैं, और मीर तकी मीर जो हैं ये शायर हैं। नूरबाई उस समय की नर्तकी हैं। इन लोगों का योगदान है मोहम्मद शाह को रंगीला बनाने में। यानी कुछ चीजें इनकी अच्छी भी हैं मोहम्मद शाह रंगीला की, जो चित्रकला शाहजहां के काल के बाद सुस्त पड़ गई थी, उसको फिर से चुस्त और दुरुस्त करने का काम मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ। इनके समय में जो पेंटिंग बनती थी उसमें खालीपन होता था और उसमें आप अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त कर सकते थे। उर्दू का विकास मोहम्मद शाह रंगीला के काल में शुरू होता है। संगीत के जो कई विधाएं हैं, जैसे ख्याल की गायकी हो गई, मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में शुरू होती हैं। ये सारी चीज़ों के बावजूद एक शासक के रूप में मोहम्मद शाह रंगीला को हम कहीं भी उपयुक्त श्रेणी में नहीं डाल पाते, और मुगल सल्तनत को धूल धूसरित करने का जो सबसे घृणित कार्य किया वो मोहम्मद शाह रंगीला ने ही किया है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे मोहम्मद शाह रंगीला का लड़का अहमद शाह एक फिर से मुगल सल्तनत को जीवित करने का प्रयास करता है, लेकिन अब अंग्रेज उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरी तरफ अब अहमद शाह अब्दाली भी आएगा। अच्छा हुआ मोहम्मद शाह रंगीला 1748 में मर जाता है, क्योंकि अगले साल ही जब नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता तो इसकी मटिया और पलीत हो जाती। इसलिए अब इसको यहीं रोकते हैं। अब अगला शासक हम चर्चा करेंगे अहमद शाह की। ठीक है, तब तक आप इन फैक्ट को नोट कर लें और जो मैंने पढ़ाया है उसको दिमाग में बिठा लें। नमस्कार।